ठीक है। हम लोग जो है 30 नवंबर को जो है इसका एग्ज़ाम है। 30 नवंबर को EPFO और APFC का एग्ज़ाम है। हम लोग जो डेली जो है क्वेश्चंस, अभी तो मैं धीरे धीरे थोड़ा सा कम क्वेश्चंस दे रहा हूँ, बट आने वाले समय में हम लोग और भी क्वेश्चंस लेंगे। अकाउंट्स क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से लेंगे, तो एक तो अकाउंट्स से लेंगे, ऑडिट से लेंगे, ठीक है, इंश्योरेंस, ये सब EPFO का सिलेबस है, ठीक है, इंश्योरेंस। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी, करंट अफेयर, लेबर लॉ, ये सारे एग्ज़ाम्स के लेंगे। हिस्ट्री से क्वेश्चंस अच्छे रहते हैं। हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चर्स, ये इनसे क्वेश्चंस रहता है। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग लेंगे, ठीक है। द ओनली पॉइंट इज़ दिस कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो फिर अगर सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो लाइव क्लासेस लेने में भी थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी। और क्या करना है अभी, बस हाँ, कुछ वोकैबलरीज भी हम देख लेंगे। इंग्लिश में जो है EPFO में टोटल कितने होते हैं, 20 क्वेश्चंस इंग्लिश से रिलेटेड रहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इन केस अगर और किसी चीज़ के वीडियो के आपको ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना, मैं उनका वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव, गोल, ये क्या है। देखिए, जो भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, हम लोग करते हैं किसके लिए, फिनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। फिनेंशियल पोजीशन, ठीक है। फिनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलता है, या तो प्रॉफिट एंड लॉस से, कि इस कंपनी का प्रॉफिट कितना हो रहा है या फिर लॉस कितना हो रहा है, या फिर जो है हम लोग ये इससे ही पता चलता है, किसे बताइए तो, एसेट्स एंड लाइबिलिटी से, कंपनी का कितना एसेट्स है, कितना लाइबिलिटीज़ है, ये सारा चीज़ समझ में आया। तो अगर पूछेगा मेन गोल और ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का, तो सर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस, ओके। प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस जस्ट मेथड है, एक प्रोसेस है अकाउंटिंग के अंदर में, ठीक है। मेंटेन एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, ये सब चीज़ हम लोग करते हैं किस लिए, कि हमको प्रॉफिट एंड लॉस सर्टेन करना होता है, फिक्स करना होता है, इसके लिए, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन, ईजी है। विच इज़ नॉट अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। देखो, अकाउंटिंग का जो है आपका 3 ब्रांच होता है। एक होता है फिनेंशियल अकाउंटिंग, क्या होता है, फिनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग। तीसरा क्या होता है मेरा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है। तो ये तीनों जो है इसका ब्रांच है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है नॉट पूछा है, तो ये UPSC का क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका है कि जब भी कोई नॉट है या फिर कोई स्ट्रॉन्ग वर्ड, जैसे कि ओनली, इस तरह कुछ रहेगा, एनी, तो इस तरह का चीज़ सब पे जो है आपको पहले एक गोला मार्क कर दो या फिर कुछ हाईलाइट कर दो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप थोड़ा कंसस हो जाओ उसको सॉल्व करने के लिए। अगर मान लेते हैं यहाँ पे अगर नॉट नहीं रहता, यह क्वेश्चन पूछता है विच इज़ अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, तो ऑप्शन में अगर दे देता जैसे कि 1A एंड B, दूसरा ऑप्शन दे देता आपको B एंड C, तीसरा ऑप्शन दे देता आपको A, B एंड C, और चौथा ऑप्शन दे देता नन ऑफ दिस, ठीक है। तो जो एलिमिनेशन टेक्निक जिसको बोलता है, अब देखो ये हम, अगर मुझको ये याद रहेगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है कंपलसरी है, कि ये सब होगा ही होगा, तो अब देखो इसमें जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं दिया हुआ है, C ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो ये ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट तरीक़ा से हम लोग एलिमिनेशन टेक्निक करने का तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये सब जो है हम लोग हिस्ट्री में भी देखेंगे, पॉलिटी में भी देखेंगे, ये सारा चीज़ हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। हम लोग को देखो, अगर ये सिलेक्शन करना है, टोटल 120 क्वेश्चंस रहते हैं, आपको सिलेक्शन जो है रिटन में ही मिलेगा। इंटरव्यू जस्ट यू हैव टू जस्ट क्वालिफाई, इसमें जितना आप स्कोर कर सकते हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये पॉसिबल कब है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चंस जितना आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे जो है जैसे जैसे स्टूडेंट्स आएंगे, एक्टिव ज्वाइन करेंगे, तो हम लोग धीरे धीरे लाइव क्लासेस लेना भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एज मच क्वेश्चंस एज वी कैन डू, ठीक है। और क्वेश्चंस हम लोग कहाँ से लेंगे, बाकी जितने भी PYQ हैं UPSC के,
वो वहाँ से क्वेश्चंस उठाएंगे। ठीक है, ये समझ में आया ये वाला क्वेश्चन। प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, अब देखिए ये कंसिस्टेंसी जो है प्रिंसिपल कल भी हम लोग डिस्कस किए थे। प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि जो भी प्रोसेस और मेथड हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, उसे चेंज नहीं करेंगे ईयर आफ्टर ईयर। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल दिए थे कि डेप्रिसिएशन का हम एग्जांपल दिए थे। ठीक है, डेप्रिसिएशन में क्या होता है कि बहुत सारे मेथड से हम लोग अपना एसेट्स का जो डेप्रिसिएट होता है उसका हम लोग वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया या फिर आपका रिटन डाउन मेथड हो गया। तो हम ये प्रोसेस को जैसे एक साल रिटन डाउन मेथड से किए, दूसरे साल जो है स्ट्रेट लाइन मेथड से किए, तो ये गलत तरीका है। आप अगर रिटन डाउन मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो उसे ही कंटिन्यू करेंगे। ये समझ में आया? तो प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, सेम अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर, ये वाला आंसर होगा इसका। ठीक है, और इसमें तो हो गया विच कंसेप्ट एज्यूम दैट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये भी क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। ये जो होता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट होता है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट मतलब कि हमारा जो बिजनेस है वो आने वाले समय में एक लंबा समय के लिए रहेगा। ठीक है, ये हो गया। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बताए थे कि जो भी ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं, ट्रांजेक्शन उसका मॉनेटरी टर्म में वैल्यू असाइन करेंगे तो उसे हम लोग मनी मेजरमेंट कंसेप्ट करते हैं। इसका भी एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मान लेते हैं अगर हम लोग एक मैनेजर को अपॉइंट करते हैं अपने कंपनी में, तो वो मेरा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अंदर में वो ट्रांजेक्शन नहीं कहलाएगा। अगर मैनेजर को हम 10,000 रुपये सैलरी देते हैं तो वो मेरा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अंदर में वो ट्रांजेक्शन कहलाएगा। ठीक है, मैचिंग कंसेप्ट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मैचिंग कंसेप्ट में क्या एक अच्छा एग्जांपल दिए थे कि मेरा 10 पेन है, ईच पेन का कॉस्ट प्राइस जो है मेरा 10 रुपया है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 100 रुपीज़। ठीक है, अगर हम 8 पेन बेच रहे हैं और ईच पेन का प्राइस जो है मेरा 12 रुपया है, तो टोटल मेरा हो जाएगा 96। तो अगर हम प्रॉफिट और लॉस निकालने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि यहाँ पे मेरा लॉस हो रहा है 4 रुपया का। बट कैच ये है कि ये मेरा कॉस्ट प्राइस जो है हम लोग 10 का ले रहे हैं, एक्चुअली मेरा कॉस्ट प्राइस कितना का लेना चाहिए, 80 रुपया लेना चाहिए। मैचिंग कंसेप्ट यानी जितना रेवेन्यू जितने प्रोडक्ट से मेरे को आ रहा है तो उसके मैचिंग के हिसाब से कितना कॉस्ट प्राइस लगा। तो 80 के हिसाब से देखेंगे तो मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है, 16 रुपया का। कितना का, 16 रुपया का। तो ये मेरा मैचिंग कंसेप्ट है। ठीक है, ये समझ में आया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, एक चीज़ समझ लीजिए इसमें, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है और पर्सनल अकाउंट क्या होता है। देखो जितने भी अकाउंट है ना, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ट्रेडिशनल और एक होता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से एक होता है मेरा पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से मतलब होता है एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रिवेन्यू और इनकम, एक्सपेंसेस और लॉस। ठीक है, अब ये पर्सनल अकाउंट जो है, बहुत सारा पर्सनल अकाउंट में कि जो भी पर्सन, इंडिविजुअल, लिविंग बीइंग्स, ये सब हो गया। ठीक है, वो पर्सनल अकाउंट में आ जाता है। इसके फिर अदर पार्ट्स भी होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स होता है, ये सारा चीज़ होता है। रियल अकाउंट जो भी एसेट्स होते हैं ये मेरे रियल अकाउंट्स में होते हैं। एसेट्स में तो टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स होता है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नॉमिनल मतलब जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं या रिवेन्यू है वो सारे जो है नॉमिनल अकाउंट में आता है। ठीक है, तो पूछा है नॉमिनल अकाउंट कौन है। फर्नीचर अकाउंट मेरा क्या होता है, मेरा एसेट्स होता है। ठीक है, कैश मेरा क्या है, एसेट्स है ट्रेडिशनल मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से। और वैसे भी सैलरीज पेड ये मेरा नॉमिनल अकाउंट है। डेटर्स मेरा एसेट्स होता है, ये पर्सनल अकाउंट्स में जो बोलते हैं। ठीक है, डेटर्स मतलब जो मुझसे उधारी में सामान लिया, कर्जदार। ठीक है, क्रेडिटर्स जो मेरे को उधारी में सामान दिया, महाजन। ठीक है, समझ में आ गया इतना? ओके। डबल एंट्री, एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू फोल्ड इफेक्ट, 2 फोल्ड इफेक्ट, डेबिट और क्रेडिट साइड होता है। ठीक है, डबल ट्रांजेक्शन, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ठीक है, रेंट पेड इज रिकॉर्डेड इन, ये रेंट पेड जो होता है किसमें रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। देखो एक्चुअली यहाँ पे जो है रेंट पेड का मतलब क्या हो गया कि रेंट अकाउंट
और एक होता है मेरा कैश अकाउंट, ठीक है। तो ये लेजर का पार्ट बता रहा है, ठीक है, कि मतलब जब जनरल एंट्री हो गया तो जनरल से जब हम पोस्टिंग करते हैं तब, तो इसमें अभी एक डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि किस तरह का ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो ये क्या होगा, रेंट अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ रेंट अकाउंट ये तो होगा ही। दूसरा क्या है, क्रेडिट साइड ऑफ रेंट अकाउंट, नहीं ये नहीं होगा। देखो रेंट अकाउंट मेरा क्या है, अगर हमको इसको एलिमिनेशन मेथड से भी करना है तो रेंट अकाउंट मेरा, रेंट में मेरा क्या होता है कि मेरा एक्सपेंसेस होता है, एक्सपेंसेस होगा तो वो क्या होगा कि डेबिट साइड में इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में तो जाएगा नहीं, तो ये नहीं होगा। और ये डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट, तो डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट में भी डिपेंड करता है कि आपका कैसे है। तो कैश अकाउंट में जो भी होगा ये लेजर का, और उसके साइड में जो है आपको जितना मेरा रेंट जाएगा वो चला जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर बोथ ए एंड सी। अब देखिए इसमें क्या क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कौन है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो बिल्डिंग जो है मेरा एसेट्स अकाउंट है, मतलब सॉरी बिल्डिंग, हाँ एसेट्स है जो कि रियल अकाउंट में जाता है। कैपिटल अकाउंट मेरा पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। सैलरी अकाउंट क्या बताया आपको, एक्सपेंसेज है, एक्सपेंसेज होता है क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट जाता है। रेंट अकाउंट भी एक्सपेंसेज है, एक्सपेंसेज क्या होगा मेरा, नॉमिनल अकाउंट होगा। समझ में आया ये वाला। लेजर इज ऑल्सो नोन एज, लेजर को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री को जर्नल बोलते हैं, प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट ये है, ठीक है। लेजर इसको क्या बोलते हैं, इसको लेजर बोलते हैं। सब्सिडियरी बुक जो है जनरल बुक का ही दूसरा पार्ट है, डे बुक भी जनरल बुक का ही पार्ट है, ठीक है। अब ये देखिए बैलेंस ऑफ रियल अकाउंट्स, ये जो बैलेंस होता है ना रियल अकाउंट का, जो जब अकाउंटिंग पीरियड कंप्लीट हो जाता है 1 साल का जो भी है, तो उसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट ईयर में। लेकिन जो रिवेन्यू अकाउंट होता है या फिर जो है एक्सपेंसेस अकाउंट होता है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो ये होगा क्या, कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू, ट्रायल बैलेंस किस लिए प्रिपेयर किया जाता है, देखिए ये ट्रायल बैलेंस जो है प्रॉफिट एंड लॉस के लिए किया जाता है, नहीं ऐसा नहीं है। लोकेट अरिथमेटिक एरर्स, हाँ ये सही है। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए ना हम लोग जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं या फिर इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, ये अलग कंसेप्ट है, ठीक है। हम लोग कोशिश करेंगे चैप्टर वाइज चैप्टर भी पढ़ने का, ठीक है, चैप्टर वाइज पढ़ने का, क्योंकि क्वेश्चंस ये जो है बहुत सारे स्टूडेंट को ये चैप्टर जो है फर्स्ट टाइम्स पढ़ रहे होंगे। इवन जो खासकर जो है आर्ट्स या फिर साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो उन लोगों को ये पहली बार समझ में आ रहा है। तो बहुत सारा चीज़ कंसेप्चुअली जो है जब तक आप चैप्टर वाइज नहीं पढ़ोगे तो चीज़ें कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाएगी। तो वो हम भी देखेंगे धीरे धीरे कैसे कैसे फोल्ड होता है टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये हो गया क्या, लोकेट अरिथमेटिक एरर्स। इफ़ अ ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली द डिफरेंस इज ट्रांसफर्ड टू, किस में ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, सस्पेंस अकाउंट नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं, कैश अकाउंट नहीं, ये सस्पेंस अकाउंट होगा, ठीक है। देखो एक्चुअली क्या होता है सस्पेंस अकाउंट, क्या मतलब कि मेरे को पता नहीं कि सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस का मतलब क्या होता है, अगर हिंदी में देखेंगे मतलब सस्पेंस मतलब निसंदेह, मतलब संदेह जिस पे हो। अब मुझको पता नहीं है कि किस अकाउंट से ज़्यादा पैसा आया या फिर किस अकाउंट में कम पैसा गया, तो वो जब एंट्री होगा, जब रेक्टिफिकेशन होगा, जब पता चलेगा, तब तक के लिए जो है बहुत लेट हो जाएगा। तो हमको जो है अपना ट्रायल बैलेंस को ठीक करना है, फिर हमको आगे बढ़ना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक हम लोग नॉर्मल सस्पेंस अकाउंट बना देते हैं, जहाँ पे भी डेबिट है क्रेडिट है उसके हिसाब से हम लोग सस्पेंस अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। इसके कुछ न्यूमेरिकल हम भी देखेंगे, जनरल एंट्री भी देखेंगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री भी देखेंगे, तो उससे हमको थोड़ी सी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, ठीक है। एज ऑफ नाउ के लिए एमसीक्यू के लिए ये याद रखना है, सस्पेंस अकाउंट होगा, ठीक है। एरर्स ऑफ ओमिशन, अब बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, एरर्स के, ठीक है। जैसे कि अकाउंट्स करते हैं तो मेरे कुछ अकाउंट्स में क्या क्या होते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन हो गया, एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया, एक होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या होता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, जैसे कि रेवेन्यू अकाउंट में मेरे को ट्रांसफर करना था, हमने कर दिया कैपिटल अकाउंट में, तो ये मेरा एरर ऑफ प्रिंसिपल है। एरर ऑफ ओमिशन मतलब होता है कि कंप्लीटली हम ओमिट कर देते हैं ट्रांजेक्शन को, वो मेरा क्या होगा, एरर ऑफ ओमिशन होगा, ठीक है। और एरर ऑफ प्रिंसिपल समझ में आ गया, एरर ऑफ ओमिशन समझ में आ गया, और एक क्या होता है, एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है, एरर ऑफ कमीशन जो होता है अरिथमेटिक इनएक्यूरेसी होता है। अरिथमेटिक इनएक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ कि कुछ क्लैरिकल मिस्टेक कर दिए, वो सब जो है एरर ऑफ कमीशन में। जैसे कि मान लेते हैं 10,000 हमको डेबिट करना था, ठीक है, 10,000 किसी अकाउंट में, सेल्स अकाउंट में, किसी अकाउंट में डेबिट करना था, तो उसका हम 1,000 लिख दिए, तो वो क्या हो गया, अरिथमेटिकल मिस्टेक हुआ या क्लैरिकल मिस्टेक हुआ, ठीक है। इसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन।
रिकॉर्डिंग रॉन्ग अमाउंट नहीं, हम इसमें तो ओमिशन में तो पूरा डिलीट ही कर देते हैं। नॉट रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, हाँ ये सही है। इंटरिंग इन रॉन्ग अकाउंट, ये भी रॉन्ग अकाउंट में इंटर कर रहे हैं तो ये क्या होगा, ये आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा। ठीक है, सेल्स अकाउंट की जगह पे हम लोग रेंट अकाउंट में एंट्री कर दिए तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। पोस्टिंग ट्वाइस ये भी नहीं है, ये वाला आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद विच एरर विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस को कौन अफेक्ट नहीं करेगा जब भी ओमिशन करते हैं। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, एक तो अकाउंट टाइटल होता है, यहाँ पे डेबिट बैलेंस होता है और क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो ये दोनों लास्ट में जो है जब टोटल करते हैं तो ये दोनों बैलेंस होता है, बराबर होता है। अब मान लेते हैं कि जो भी है, जैसे कि सेल्स अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट हो गया, जो भी है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट हो गया, जो भी है, तो यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं हम लोग। तो अगर मान लेते हैं कोई अकाउंट में जो कम्प्लीटली हम लिखे ही नहीं है, ठीक है, तो ये मेरे बैलेंस पे इम्पैक्ट ही नहीं करेगा, जितना लिखे हैं उतना का बैलेंस होकर चले आएगा। तो एरर ऑफ एमिशन जो है ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट नहीं करता है, ये सही है। विच एरर विल नॉट अफेक्ट, तो एरर ऑफ ओमिशन नहीं करता है। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन में क्या होता है, एरर ऑफ कमीशन में हम बताए थे एरिथमेटिकल मिस्टेक होता है, क्लरिकल मिस्टेक होता है। मान लेते हैं 10,000 लिखना था, 1,000 लिख दिए, तो इसमें तो करेगा मिस्टेक। ठीक है, तो एरर ऑफ कमीशन में करेगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं, इसमें नहीं करेगा, तो ये होगा एरर ऑफ कमीशन होगा। विच एरर नॉट अफेक्ट, एरर ऑफ कमीशन करना चाहिए। ठीक है, एरर ऑफ कमीशन करना चाहिए, इसको हम लोग फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इफ ट्रांजेक्शन ऑफ 500 इज इंटर्ड एज 50 इट इज अ एरर ऑफ कमीशन, ये है। ठीक है, कैश बुक इज अ, कैश बुक मेरा क्या है, कैश बुक क्या है मेरा, देखो कैश बुक में क्या होता है ना, कैश बुक मेरा दोनों होता है, जर्नल एंड लेजर। क्यों, क्योंकि जब हम लोग परचेज बुक बनाते हैं या फिर सेल्स बुक्स बनाते हैं तो वो सब के लिए हम लोग को सेपरेट लेजर अकाउंट बनाना पड़ता है। बट कैश बुक में जो है सेपरेट लेजर बनाने का जरूरत नहीं पड़ता है, इसीलिए ये बोथ जर्नल एंड लेजर होता है। ठीक है, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन, हाँ ये देखिए एक्चुअली क्या होता है, जर्नल में जब हम बहुत सारा ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो ट्रांजेक्शन जो है वॉल्यूमिनस हो जाता है, तो बहुत लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हो जाता है, तो हमको जब किसी टाइम में पर्टिकुलर को आइडेंटिफाई करना हो तो समझ में नहीं आता है। उस केस में हम लोग कुछ सब्सिडियरी बुक बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कि परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक, ये सब चीज़ें। अब ये परचेज बुक में जो होता है जितना भी हम लोग बुक्स खरीदते हैं क्रेडिट पे वो इसमें एंट्री होता है। सेल्स बुक में जितना भी बुक हम लोग बेचते हैं सेल्स पे, क्रेडिट में जितना भी बेचते हैं उसको हम लोग सेल्स बुक में डालते हैं। कैश बुक में जो भी सामान हम लोग कैश में लेते हैं वो कैश बुक में डालेंगे। जनरल प्रॉपर का दूसरा नाम जो होता है जनरल जर्नल भी होता है। क्या होता है, जनरल जर्नल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा मेरा, ये परचेज बुक। रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर इज रिकॉर्डेड इन, जो भी हम लोग गुड्स कस्टमर जो है यूज नहीं करता है, परचेज किया उसके बाद रिटर्न कर दिया। रिटर्न्स ऑफ गुड्स बाय कस्टमर्स, ये क्या होगा, सेल्स रिटर्न बुक होगा। ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास सामान आया। परचेज रिटर्न बुक कब होता, जो भी सामान हम लोग परचेज किए उसको रिटर्न करेंगे तो परचेज रिटर्न बुक हो जाएगा। ठीक है, पेटी कैश बुक इज मेंटेन फॉर, पेटी कैश बुक जो है किसके लिए मेंटेन करते हैं हम लोग, स्मॉल पेमेंट के लिए। ये शायद पहले भी हम लोग देख चुके हैं। चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इमीडिएटली इज इंटर्ड इन, किस में इंटर्ड किया जाता है, बैंक कॉलम कैश बुक। ठीक है, डबल कॉलम, अच्छा कैश बुक जो होता है एक सिंगल कॉलम कैश बुक होता है, डबल कॉलम कैश बुक होता है। डबल कॉलम कैश बुक में कैश बुक और बैंक कॉलम दोनों इंटर करते हैं। ठीक है, तो ये जो है बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, चेक का मतलब है बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग देखेंगे थोड़ा कल। ठीक है।